11 सितंबर से इंडिया की जो कुंडली है उस पे मंगल की दशा शुरू होने वाली है। तो ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या दर्शाता है मैम? जब भी किसी कंट्री की 7th लॉर्ड की या 7th हाउस में बैठे प्लैनेट की दशा आती है और उस देश के राजा की भी वही दशा आती है जो कि नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, मंगल की दशा, तो युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं। जैसे कि हमने सुना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद यूएन बनाया गया ताकि हम प्रिवेंट कर सके थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। जब 7-8 कंट्रीज जुड़ जाएंगे और 7-8, 9-10 कंट्रीज में जब वॉर्स, युद्ध शुरू हो जाएंगे, देन इट विल बी कॉल्ड अ वर्ल्ड वॉर 3 लाइक सिचुएशन। आज के टाइम में ना बहुत चर्चा में आ रहा है कि मोदी जी अपना टाइम पूरा नहीं कर पाएंगे, बीजेपी सरकार गिर जाएगी। आप देखेंगे कि मंगल और चंद्रमा उनकी कुंडली के 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि एक मारक भाव है और उनकी मंगल की दशा चल रही है। साथ में 12वें घर में केतु के साथ बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं। कुछ समय बाद ये पीरियड उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। बात करते हैं क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर्स, क्या जियोपॉलिटिक्स पे इफेक्ट करते हैं? आर्द्रा नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति आए थे तब उनके नक्षत्रों को स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा एक स्टेट रहेगा पानी को लेके। राहुल गांधी जी की कुंडली अगर हम देखें तो उनकी राजनीति के योग कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है या अभी उनको और स्ट्रगल करना पड़ेगा? उनकी अपनी कुंडली का लगन है तुला, और तुला लगन मतलब वीनस यानी कि शुक्र लग्नेश बनते हैं। साथ ही उनकी राहु की महादशा चल रही है। राहु ने उन्हें पॉपुलैरिटी बहुत दी, वो बड़े फेमस हुए, बड़े पॉपुलर हुए, सडनली लाइमलाइट में आ गए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने का योग उनका नहीं है, जिसका मैं जवाब देना नहीं चाहती थी। बहुत सारे जो सीनियर लीडरशिप है, जो लीडर्स हैं, उनके ऊपर अटैक्स होने के चांसेस हैं और उन लीडर्स में 2-3 नाम मैं आपको बताती हूँ। एक तो श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं, दूसरे पुतिन हैं और तीसरे डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये तीनों के ऊपर अटैक्स होने के बहुत चांसेस हैं। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ जियोपॉलिटिक्स पे भी और करंट अफेयर्स पे भी, कि एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ से हटके बाकी दुनिया पे, बाकी जो हमारे करंट अफेयर्स चले आ रहे हैं उन पे भी कैसे इफेक्ट करती है। और जो आज की हमारी एस्ट्रोलॉजर गेस्ट है उनका नाम है आचार्य रीना शर्मा जी। रीना शर्मा जी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं जो कि तकरीबन 20 साल से वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करी, साथ ही साथ वो लाल किताब एक्सपर्ट भी हैं, लाइफ कोच भी हैं। और रीना शर्मा जी की एक खासियत, मैंने जब इनके पर रिसर्च करी तो मैं एक समझ में आया कि रीना शर्मा जी जो हमारी एंशिएंट एस्ट्रोलॉजी है उसको कंबाइन करती हैं आज की मॉडर्न अप्रोच के साथ, ताकि जो हमारी लाइफ में आने वाली ऑब्स्टिकल्स हैं, चाहे वो देश दुनिया से रिलेटेड हों, उसको पहले ही रेक्टिफाई कर लें और उसका सॉल्यूशन निकालें। ये सब मैंने जाना जब मैं उनके पेज पे गया। मैंने कई सारे रिव्यूज़ देखे उनके हैप्पी क्लाइंट्स के, और रीना शर्मा जी की कई सारी प्रेडिक्शंस जो उन्होंने 2025 में करी, जो स्टार्टिंग के स्टार्टिंग ईयर में करी, कई सारे पॉडकास्ट में करी, कई सारे रील्स में करी, जो कि सच साबित हुई। चाहे वो प्लेन क्रैश हो, चाहे वो यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, चाहे वो करंट अफेयर्स में जो चीज़ें हुई। तो बड़ा क्यूरियस पॉडकास्ट होने वाला है आज का हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की, आज की हमारी गेस्ट आचार्य रीना शर्मा जी के साथ। वेलकम मैम, कैसे हैं आप मैम? बिल्कुल बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट में आए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की मैम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और एस्ट्रोलॉजी। तो मैम जैसे कि हम देख रहे हैं कि 11 सितंबर से इंडिया की जो कुंडली है उस पर मंगल की दशा शुरू होने वाली है। तो ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या दर्शाता है मैम? देखिए, इंडिया की कुंडली में मंगल की दशा शुरू होने वाली है, ये सबको पता है, क्योंकि इंडिया की कुंडली वृषभ लगन की ली जा रही है, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया की है, विच इज़ 1947 15 अगस्त की। लेकिन मैं 2 कुंडलियाँ देखती हूँ भारत की। एक तो इंडिपेंडेंट इंडिया की देखती हूँ, एक रिपब्लिक इंडिया की देखती हूँ, विच इज़ 26 जनवरी 2050। तो जब हम दशाओं की बात करते हैं वहाँ मंगल की दशा आने वाली है 11 सितंबर को, लेकिन रिपब्लिक इंडिया में शनि की महादशा शुरू होने वाली है 2026 में, मई में। सो दोनों ही प्लैनेट्स मेलेफिक प्लैनेट्स हैं और मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है यहाँ पे, क्योंकि चाहे हम रिपब्लिक इंडिया की कुंडली लें, चाहे हम इंडिपेंडेंट इंडिया की कुंडली लें, दोनों ही कुंडलियों में मंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक कुंडली में मंगल 7th लॉर्ड है, एक कुंडली में मंगल 7th हाउस में बैठा हुआ है। और मेरे ज्योतिषीय गुरु जो हैं श्री KN राव जी, उनके हिसाब से एक सूत्र है कि जब भी किसी कंट्री की
सेवंथ लॉर्ड की या सेवंथ हाउस में बैठे प्लैनेट की दशा आती है और उस देश के राजा की भी वही दशा आती है जो कि नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, मंगल की दशा, तो युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बनती हैं, युद्ध होते हैं। सो वो हम सब देख ही रहे हैं किस तरीके से युद्ध हो रहे हैं। बिल्कुल आई विल नॉट कॉल इट कि वॉर टाइप युद्ध हो रहे हैं, लेकिन हाँ स्ट्राइक्स हैं और ट्रेड वॉर, इकोनॉमी के लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे, इंटरनल एक्सटर्नल सब तरीके के कन्फ्लिक्ट्स आप देख रहे हैं। सो ऐसी ही परिस्थितियाँ आप 2025-26 में भी आते हुए देखेंगे। लेकिन ये तो है सिर्फ जो आपने 2025-26 की बात की, पर मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजिकली एक साइक्लिक पैटर्न चेंज हुआ है विच स्टार्टेड इन 2020 जब कोविड आया था। 2020 से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे बने कि एक साइक्लिक पैटर्न है जो बहुत सालों बाद रिपीट हुआ है, एंड इट विल बी फ्रॉम 2020 टू 2035-36। एक लंबा पीरियड है जो नेगेटिव जिसे हम कह सकते हैं, थोड़ा नाजुक कह सकते हैं, ट्रॉमेटिक कह सकते हैं, त्राहिमाम मचेगा, विनाश होगा, बहुत सारी लाइव्स जाएंगी, ब्लड शेड्स होंगे, वॉर्स होंगे। ये एक लंबा पीरियड है जिसमें ये सब कुछ आप होते हुए देखेंगे। और उसका मेन कारण ये है कि प्रकृति को, जो मदर नेचर है, उसे मैनकाइंड ने कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, जैसे हम अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। सो ह्यूमैनिटी ने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम प्रकृति में आप देख रहे हैं, नदियों में, गंगा में, यमुना में गंदगी हम फेंक रहे हैं, इतना कहीं भी लिटर कर देते हैं, और पानी कितना वेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कितना वेस्ट करते हैं, पेड़ काट काट के बिल्डिंगें बनाए जा रहे हैं। सो जब हम प्रकृति को इतना दुखी करेंगे, इतना परेशान करेंगे, सो नाउ मदर नेचर इज सेइंग आई वांट टू रिटेलिएट, क्योंकि कोई तो मेरे लिए कुछ कर नहीं पा रहा, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। और बहुत पुरानी भविष्यवाणियाँ भी अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि ये वाले पीरियड में ये सब विनाश होता रहेगा। 2025-26 पीक है, लेकिन धीरे धीरे जब वर्ल्ड वॉर 3 अनाउंस होगा, जिस दिन वर्ल्ड वॉर 3 डिक्लेयर हो गया, उस दिन जितने भी आपके बैंकों में ज्वेलरी, गोल्ड, पैसा जो भी रखा है, वो सब गवर्नमेंट का हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ी लाइबिलिटी आ जाएगी टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, और कैसे सिटीजन्स को हमें मदद करनी है, कैसे हमें देश को चलाना है, उसका पूरा निर्धारण करने के लिए उन्हें वो पैसा चाहिए होगा। और अन्न की भी बहुत कमी आएगी। किसकी कमी आएगी मैम? अन्न की कमी आएगी। अन्न फार्मिंग मतलब आप कह रहे हैं, हाँ, जो उसमें हम, भी डिजास्टर आने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल उसमें भी बहुत कमी आएगी और इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैम आप कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ये आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने सुना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसका यूएन बनाया गया कि ताकि हम प्रिवेंट कर सके थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। हाँ, तो आपकी प्रेडिक्शन है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये पक्की बात है? ये बात पक्की है, बहुत जल्दी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं, ये कोई ओवरनाइट एक्टिविटी नहीं है। जब धीरे धीरे छोटे छोटे कंट्रीज जुड़ते जाते हैं आपस में, जब 7-8 कंट्रीज जुड़ जाएंगे और 7-8, 9, 10 कंट्रीज में जब वॉर्स, युद्ध शुरू हो जाएंगे, देन इट विल बी कॉल्ड अ वर्ल्ड वॉर 3 लाइक सिचुएशन विच विल हैपन इन 2030-32। अभी नहीं हो रहा है, समय लगेगा, लेकिन 2030, 31, 32 के करीब ये होगा। पर ये होगा जरूर, होगा जरूर। अच्छा मैम, हमने ना आपकी कई सारी प्रेडिक्शंस देखी हैं जो कि सच साबित हुई। आपने कहा था ब्लड शेड होगा, आपने कहा था कि एरोप्लेन क्रैश, मतलब जो आपने कहा था इन चीज़ों को लेके आपने कई सारी चीज़ें बताई थी कि डिजास्टर्स हो सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं, अर्थक्वेक आ सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई 3 बड़ी प्रेडिक्शन आज हमारे पॉडकास्ट में करें जो आपने कहीं भी डिस्कस नहीं करी है। देखिए, 3 बड़ी प्रेडिक्शन में मैं बिल्कुल जो नियर फ्यूचर की हैं उन्हीं को बताती हूँ। आगे की तो बहुत सारी हैं, 3 नहीं है, 30 होंगी कम से कम। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे अभी लग रहा है, यूक्रेन रशिया का जो वॉर है, तो उसमें ज़ेलेंस्की को सैक्रिफाइस किया जाएगा, उन्हें अपना पद त्यागना पड़ेगा। ये तो एक प्रेडिक्शन हुई। दूसरा, हमारा जो देश है वो सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बनेगा, और ये जुलाई 2027 से पहले होगा। और तीसरा, जो रेखा गुप्ता हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, वो अपना जो निर्धारित समय है उनका, वो पूरा नहीं कर पाएंगी। तो आप कह रहे हैं जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है वो पूरा नहीं कर पाएंगे? नहीं, वो अपना समय पूरा क्या आपको रीज़न लगता है, क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे उनकी हेल्थ एक रीज़न हो सकता है,
और बाकी जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो तो हैं ही, बैक एंड पे चल ही रहे हैं, आपको पता है। ओके मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि दिल्ली की सीएम की बात की, दिल्ली गवर्नमेंट की बात की, हमने ना अभी इस आज के टाइम में ना बहुत चर्चा में आ रहा है कि मोदी जी अपना टाइम पूरा नहीं कर पाएंगे, हाँ, बीजेपी राइट सरकार गिर राइट। जाएगी। तो इसमें मैं जानना चाहूँगा कि आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है? सो जो मोदी जी की कुंडली है, मैं तुला लगन की लेके चलती हूँ, ऑल्दो स्कॉर्पियो लगन भी बहुत सारे लोग लेते हैं। तो उनकी कुंडली में आप देखेंगे कि मंगल और चंद्रमा उनकी कुंडली के सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि एक मारक भाव है, और उनकी मंगल की दशा चल रही है। साथ में 12वें घर में केतु के साथ बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, और चंद्रमा उनका अनुराधा नक्षत्र का है। ओके। तो ये सारी स्थितियां जो बताती हैं, प्लस उनका जो ताजिक के हिसाब से मैंने वार्षिक राशिफल बनाया, वो बताती हैं कि वो कुछ समय बाद, ये पीरियड उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। भारत में उनकी जो पूरा टेन्योर है, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग पीरियड फॉर हिम। ऑल्दो वो इस सब से बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ग्रेसफुली बाहर निकलेंगे, प्लस अपने टेन्योर को जब वो स्टेप डाउन करेंगे, विच इज़ अराउंड जून जुलाई 2027, उसके पहले ऐसा नहीं हो रहा है। तब तक वो रहेंगे और अपने नेतृत्व में देश को चलाएंगे, और जो ये परेशानी में हमारा देश आया है उससे बाहर भी निकालेंगे बहुत ग्रेसफुली, और वो बहुत सारे काम करके जाएंगे। ऐसा नहीं है, जैसा मैंने बोला, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का नाम हो जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। सो वो करवा के वो जाएंगे। उसके अलावा कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनवाएंगे, जैसे अभी ट्रेड वॉर चल रहा है। सो ट्रेड वॉर के लिए ये बहुत सवाल पूछा जा रहा है कि ये कब तक चलेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का इतना बड़ा ड्रामा है, ये कब तक चलेगा। सो ये सब प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस हैं। इस समय गुरु अतिचारी हैं, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, अब बहुत लंबे समय के लिए हैं, सबको पता है। बट अभी बीच में एक ऐसा पीरियड आएगा अराउंड नवंबर, जब वो स्टेशनरी मोशन में आएंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति स्टेशनरी मोशन में आएंगे और पुनर्वसु नक्षत्र में वो ऑलरेडी हैं, दैट विल बी द टाइम जब पॉलिसीज़, नई पॉलिसीज़ क्रिएट होंगी, एक ट्रेड डील होगी, जिसके बेसिस पे ये ट्रेड वॉर ख़त्म हो जाएगा, और बहुत सारे कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया विल बी बेनिफिटेड बाय दैट। बहुत फ़ायदे में सब रहेंगे। एक अच्छी पॉलिसी, पॉजिटिव पॉलिसी विच विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी, वो एक क्रिएट होगी। एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द planetary influences and the planetary changes which are happening in around November. ये सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, 10, 12, 11 ऐसे कुछ डेट में ऐसा कुछ आप देखेंगे होते हुए। हम जैसे कि आपने कहा 2027 तक मोदी जी करेंगे। 24 उन्होंने स्टार्ट किया, थर्ड जो उनका प्रीमिसेस आया, थर्ड वाला, ये 29 में ओवर होना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि 3 साल बाद, यानी कि अब से 2 साल बाद मोदी जी अपना पद छोड़ देंगे। हाँ, तभी वो बीच में, तभी हम कह रहे हैं, सब बोल रहे हैं और मैं भी बोल रही हूँ, मैंने भी जो देखा कि जो उनका टेन्योर है वो पूरा नहीं होगा। वो पूरा टेन्योर अपना नहीं पूरा कर पाएंगे, बीच में ही स्टेप डाउन कर जाएंगे। अब वो स्टेप डाउन करेंगे या स्टेप अप करेंगे, ये दूसरी बात है। क्या पता वो प्रेसिडेंट बने। ओके, तो आप ये कह रही हैं कि मोदी जी छोड़ सकते हैं अपना पद, पर बीजेपी सरकार नहीं गिरेगी। नहीं, बीजेपी सरकार ये आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये पक्का है। ठीक है मैम। अच्छा, बात करते हैं मोदी जी की। मोदी जी नहीं तो फिर कौन? अब मोदी जी नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे चेहरे आंखों के सामने आते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखी, लेकिन जो सबसे स्ट्राइकिंग कुंडली है, या जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस में देखती हूँ, वो है योगी आदित्यनाथ जी। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वही अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो आप कहना चाहें 2027 तक उनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं? सबसे ज़्यादा हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि भारत की कुंडली में अगर कोई अच्छा प्रधानमंत्री आया, तो आप देखेंगे वो है जो कि बहुत गृहस्थ आश्रम से जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका जो या तो विवाहित नहीं है या बहुत ज़्यादा परिवार के साथ कनेक्टेड नहीं है, अगर आप पीछे देखेंगे मुड़ के तो। सो यहाँ पे भी, और ये ऐसा है क्योंकि हमारे भारत की कुंडली में, जो कि इंडिपेंडेंस की कुंडली है, उसमें केतु 7th हाउस में बैठे हैं। इसीलिए मोदी जी ने भी बहुत अच्छी तरह अपना पूरा नेतृत्व जो किया भारत के लिए, अपने देश के लिए, वो बिल्कुल अनकंडीशनल केयर के तौर पे किया। सिमिलरली योगी जी, वो भी एक गृहस्थ नहीं है, वो भी बिल्कुल एकदम फोकस्ड हैं टुवर्ड्स द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो वो आएंगे और वो काफ़ी अच्छे तरीके से नेतृत्व करेंगे, लेकिन क्योंकि वो रियल सेंस में योगी हैं और विरक्त हैं, इवन मोदी जी भी विरक्त हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियल गेन्स या मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा अटैच्ड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। सो वो कुछ समय रहेंगे, बहुत लंबा टेन्योर उनका भी नहीं होगा।
मैम आपने अभी कहा था कि मोदी जी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कनेक्टेड नहीं है, हाँ। पर अगर हम न्यूज़ देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती हैं मोदी जी के अगेंस्ट भी आती हैं कि वो बहुत महंगा चश्मा पहनते हैं, बहुत महंगे कपड़े पहनते हैं, सबके अपनी अपनी राय हैं। चलिए बात करते हैं। मैम बात करते हैं राहुल गांधी जी की। जी। राहुल गांधी जी की कुंडली अगर हम देखें तो उनकी राजनीति के योग कैसे हैं, स्ट्रांग हैं या अभी उनको और स्ट्रगल करना पड़ेगा? क्योंकि आजकल देखिए, देखा जा रहा है ना, राहुल गांधी बहुत छाए हुए हैं। हाँ, लोग कहेंगे कि मैं राहुल गांधी सपोर्टर नहीं हूँ बिल्कुल, पर यह है कि न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आ रही कि वो उन्होंने पहले अभी जैसे कि उन्होंने कहा कि वोट के लिए उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उनके साथ मिली हुई है, पद यात्रा करी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी। और देखा जाए तो मोदी जी के बाद अगर हम कोई चेहरा देखते हैं जो न्यूज़ में आता है वो राहुल गांधी दिखते हैं। तो आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है कि राहुल गांधी के कैसे योग है उनकी कुंडली के अंदर? जैसा अभी आपने कहा सपोर्टर नहीं हूँ। देखिए ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो वो तो बड़े समदर्शी तरीके से देखती है, बिल्कुल सिमिलर लेवल पे, इक्वल लेवल पे देखेगी। ज्योतिष को कोई मतलब नहीं है कौन बीजेपी, कौन राहुल गांधी, राइट, कौन कांग्रेस। राइट मैम। लेकिन जो मैं कुंडलियों में देखती हूँ और जो मैं उनकी जो वार्षिक कुंडली है और जो उनकी अपनी कुंडली है, उनकी अपनी कुंडली का लगन है तुला, और तुला लगन मतलब वीनस यानी कि शुक्र लग्नेश बनते हैं। ओके। और शुक्र उनके बहुत वीक हैं, बहुत कमज़ोर हैं। साथ ही उनकी राहु की महादशा चल रही है। ओके। राहु ने उन्हें पॉपुलैरिटी बहुत दी, जैसा अभी आपने कहा, वो बड़े फेमस हुए, बड़े पॉपुलर हुए, सडनली लाइमलाइट में आ गए। ठीक है, बट उनका जो सबसे अच्छा पीरियड था वो था जून 2023 से जून 2024 का। वो उनका बेस्ट पीरियड था पूरी कुंडली में। वो बहुत सारे राजयोग लेके पैदा हुए हैं, नहीं तो वो ऐसे परिवार में ही क्यों पैदा होते Right. जो 70 साल जिसने भारत पे राज किया। सो राजयोग डेफिनेटली हैं उनके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने का योग उनका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्लस जो राजयोग थे वो भी तब एक्टिव होंगे जब उनकी दशाएं आएंगी, उन प्लैनेट्स को एक्टिव किया जाएगा। लेकिन वो प्लैनेट्स एक्टिव ही नहीं हुए। व्हेन यू डोंट गेट द राइट दशा एट द राइट टाइम, आपके प्रॉमिस कुंडली का क्या करेगा? राइट। प्लस जब वो राजयोग आ रहा था तब उस टाइम आपने एक्शन नहीं किया। सो बेसिकली यू हैव टू डू, आपका जब समय आता है तो आपको कर्म भी करना है, उस समय श्रम भी करना है। सिर्फ कुंडली में राजयोग हो या कुंडली में कोई प्रॉमिस हो, वो फ्रक्टिफाई नहीं होगा जब तक आप उसके लिए एफर्ट नहीं करेंगे। तभी तो आपको क्रियामान कर्म दिया है। राइट मैम, जैसे भी आपने कहा ना कि उनके कुंडली में पीएम बनने का योग नहीं है, नहीं, तो मैं जानना चाहूँगा पीएम बनने का लाइफ टाइम योग नहीं है कि अभी योग नहीं है? तो वही तो मैंने आपको अभी बताया कि उनका जो अच्छा बेस्ट पीरियड था वो निकल चुका। ओके। अब आगे उनका जो भी पीरियड आ रहा है वो खराब ही है, अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी उनकी राहु की महादशा है। अभी 2026 में उनकी राहु की महादशा में बुध की अंतर शुरू होगी, और जैसे ही बुध के अंतर में केतु की प्रत्यंतर आएगी, विच विल बी समवेयर अराउंड 2027, उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और 2029 के बाद तो राहुल गांधी और कांग्रेस कोई नजर ही नहीं आएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि बस 29 तक ही है राहुल गांधी की जो बस, चीज़ें जो अभी तक बस। दिख रही है, उसके बाद बिल्कुल नहीं दिखने 2027 वाली। के बाद डाउनफॉल स्टार्ट है उनका। चलिए मैम, ये तो बात हुई मोदी जी की, राहुल गांधी की, हमारी पॉलिटिक्स की। मैम 2025 और 26 अभी साल देखा जा रहा है, काफ़ी सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हो रखे हैं, कंपनीज में जॉब नहीं है, स्टॉक मार्केट बहुत गिरी हुई है। तो मैम एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से आने वाला साल 2026 वो क्या दिखाता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस अभी और बढ़ेंगे, रिसेशन अभी आने वाला है? क्योंकि सबको डर बैठा हुआ है कि रिसेशन आने वाला है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ कहते हैं ना मैम कि जब गोल्ड स्ट्रांग हो रहा होता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस संभावना होती है हाँ, उस चीज़ संभावना की। होती है। राइट मैम। सही कह रहे हैं। और मैम मैं सबको अपने बता दूं, अपने जो व्यूअर्स को, कि जब गोल्ड अभी स्ट्रांग हुआ था लास्ट ईयर तो न्यूज़ में बहुत चला था कि गोल्ड 60,000 पे आ जाएगा। अब आपने प्रेडिक्शन करी थी गोल्ड 2 लाख तक जाएगा, और वही बात हुई कि हम सोचते रह गए कि 60,000 आएगा, इन्वेस्ट करेंगे तब करेंगे, गोल्ड 1 लाख पहुंच गया। कहाँ वो 50,000 पे था आज से मुश्किल से 1 साल पहले मैम। अभी तो 2027 में जब देवगुरु बृहस्पति लियो में आएंगे, ओके। तब आप देखिएगा ये 2.5 हो जाएगा। तो जो आज इन्वेस्ट करेंगे वो तब धन्यवाद करेंगे कि हमने बात सुन के इन्वेस्ट कर लिया था, तो तब मुझे थैंक्स बोलेंगे। मैम वैसे बड़ी मुश्किल है एक मिडिल क्लास के लिए अब के तारीख में गोल्ड खरीदना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मुश्किल है। और मेटल ऐसे बढ़ेगा, नॉट ओनली गोल्ड, सिल्वर भी अच्छा। बहुत फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेगा। और क्यों फास्ट बढ़ेगा उसका मैं आपको कारण देती हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स में गुरु को यानी कि जुपिटर को हम ट्रेजरर कहते हैं सोलर सिस्टम का, एस्ट्रोलॉजिकली। अब गुरु अतिचारी हुए हैं, और बहुत लंबे समय के लिए हुए हैं, ये करीब 7 से 8 साल। अतिचारी का मतलब होता है वेरी फास्ट। उनकी जो नॉर्मल स्पीड है उससे बहुत तेज चल रहे हैं। अगर आप आराम से चल रहे हैं सड़क पे और आप इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं तो आपको 10 चीज़ें दिखेंगी कि यहाँ सब्जी वाला बैठा है, यहाँ ये बैठा है। और अगर आप जल्दी में हैं और बहुत तेज दौड़ रहे हैं, क्या आप ध्यान देंगे यहाँ साइड में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? जी नहीं। सो सेम चीज़ प्लैनेट के साथ हो रही है।
वो अतिचारी मोशन में है। अतिचारी स्पीड मतलब बहुत फास्ट है, तो जल्दी 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 एक्शंस हो रहे हैं। और जुपिटर इज़ अ ट्रेजरर, तो मनी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बदल रही हैं। दैट इज़ वाई स्टॉक मार्केट एंड एवरीथिंग इज़ वेरी फ्लक्चुएटिंग। इसीलिए मैं बहुत समय से लोगों को कह रही हूँ कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट ना करें, लॉन्ग टर्म में करें। क्योंकि आज से लॉन्ग टर्म भी 6-7 साल 8 साल, क्योंकि तब बाद में बीच बीच में स्टेशनरी मोशन में जुपिटर आएंगे और तब तक वो नॉर्मलाइज होंगे, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अब 2026 में अपने फाइनेंशियल स्टैग्नेंसी की बात की, तो जुपिटर की ही बात करूंगी। राइट। देवगुरु बृहस्पति अभी अतिचारी हैं, तो डेफिनेटली फाइनेंसेस में उथल पुथल रहेगी ही रहेगी। उसके साथ साथ मंगल की दशा आ रही है। मैं अपने देश की बात करती हूँ, मंगल की दशा आ रही है, उधर शनि की दशा आ रही है। जो दोनों मैंने कुंडलियों की अभी आपको रेफरेंस दिया था, इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक कुंडली फॉर इंडिया। सो दोनों ही कुंडलियों में एक जगह शनि की महादशा आने वाली है, एक जगह अभी 11 तारीख को मंगल की शुरू हो रही है। मंगल भूमि पुत्र हैं। भूमि के नीचे क्या होता है? तेल, तेल निकलता है। और शनि भी कहीं ना कहीं ऑयल से और मेटल्स से कनेक्टेड है। तो जब जब इस तरीके की सिचुएशन है कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, मंगल से कुछ कनेक्शन बना, शनि से कुछ कनेक्शन बना, तो आप देख रहे हैं ये जो वॉर्स हो रहे हैं, जो इकोनॉमी जो हिल रही है, उसका मेन कारण क्या है? ऑयल। जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं, पहले ईरान से ले रहे थे, अब रशिया से भारत लेने लगा। सारी लड़ाई की जड़ ही ये है। सो बेसिकली ये सारे जो प्लानिटरी चेंजेस हैं, अगर हम उनको कनेक्ट करें और रियल सेंस में उनकी भाषा समझने की कोशिश करें, सो फाइनेंशियल स्टैग्नेंसी, फाइनेंशियल क्राइसिस तो लिखा हुआ है, ये तो डिस्टर्बिंग पीरियड रहेगा ही रहेगा, एंड दैट इज़ फॉर द होल वर्ल्ड एज वेल। तो आप कह रहे हैं कि अभी और ज़्यादा क्राइसिस आने वाले हैं मैम? बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू कीप सम मनी एंड सम फिजिकल गोल्ड फॉर द रेनी डेज, रखना चाहिए सबको। राइट मैम। तो मैम आपसे बस छोटी सी एक सजेशन चाहूँगा कि आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को? एक जैसे मैंने अभी ये बातों बातों में आपको बता कि दिया कि अभी थोड़ा पैसे। फिजिकल हाँ जी। गोल्ड रखें अपने पास, थोड़ा कैश रखें अपने पास, क्योंकि जब परेशानी का समय आएगा, जब वॉर्स जैसी सिचुएशंस आएंगी, तब शायद बैंक्स ना खुलें। सो ये आप ज़रूर रखें। दूसरा, अपने कर्मों को अच्छा रखें। अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे, अपने सोल लेवल पे काम करेंगे। सो आप देखेंगे कि जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं और जब आप प्रभु शरण में चले जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। क्योंकि जो ये मैंने कहा कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन आने वाली है 2030, 31, 32 के अराउंड, तो उस समय पे ये पीरियड ऐसा आएगा जब हमारा इकट्ठा करा हुआ जो ये गोल्ड है, धन है और कैश है, ये मोह माया से निकलना पड़ेगा आपको। और सिर्फ बेयर मिनिमम, जिससे कि हमारा जीवन चल सके, उस पे आपको निर्धारण करना पड़ेगा। चलिए मैम, मैम अभी बात हमने कर ली, क्राइसिस की भी बात कर ली, फाइनेंशियल क्राइसिस की। मैम बात करते हैं देश दुनिया की बात करते हैं। मैम जैसे कि ना हमने अभी देखा था लास्ट कुछ सालों के अंदर पीएम मोदी की लीडरशिप में ना हमारे इंडिया का काफ़ी नाम हुआ, काफ़ी मतलब हमको रिकग्नाइजेशन मिली। पर हम लास्ट ईयर से देख रहे हैं मैम कि ना हमारी इंडिया का सपोर्ट हटता जा रहा है। जैसे कि अभी हम देखा इंडिया पाकिस्तान वॉर के अंदर इंडिया को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। पाकिस्तान को हम बेसिकली हम कहते थे कि यार आटा मांगने वाला देश, ये कहते थे, उसको कई लोगों ने सपोर्ट किया। राइट। वॉर के बीच में ही पाकिस्तान का लोन सैंक्शन कर दिया गया, जबकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान किसके लिए पैसा यूज़ करने वाला था। इंडिया को कहीं ना कहीं इंडिया ग्लोबली थोड़ा सा ना डाउन होता दिखाई दिया। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में क्या इंडिया की जो ग्लोबली इमेज है वो और डाउन होगी या जो स्ट्रेंथ है वो उसकी इम्प्रूव होगी? मैम देखिए, आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना, जब कोई बहुत फेमस होने लगता है या बहुत सक्सेसफुल होने लगता है तो लोग उसे पकड़ के नीचे खींचते हैं। और जो इंडिया की रैपिड ग्रोथ हुई है 2020 से, वो हम सब ने देखी। 2020 के बाद इंडिया रैपिडली ग्रो हुआ है, और इसका मीडियम श्री नरेंद्र मोदी जी बने। वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं कि जो इंडिया की ग्रोथ हुई है उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। सो एक तो ये सिचुएशन है कि किसने इतनी ग्रोथ करा दी, एंड सडनली भारत बहुत सारे देशों, जो डीप स्टेट्स हैं और जो बहुत सारे अलग अलग देश हैं, उनकी आंखों में खटकने लगा। स्पेशली वो देश जो जिनके बीच में सर्वस्व बनने की, नंबर 1 बनने की लड़ाई थी, तो उन्हें लगने लगा अरे अभी तो हम ही लड़ रहे थे, सडनली ये भारत कहाँ से आ गया बीच में। तो नंबर 5 से वो नंबर 4 बन गया, पता नहीं कब नंबर 3 हो जाएगा। सो हमारा देश जो था, हमारा देश किस लेवल से किस लेवल पे अब पहुंच गया, ये सब ने देखा। राइट मैम। अब डीप स्टेट्स हैं और दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनको यहाँ परेशानी होनी शुरू हो गई। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए,
पावर में आते ही उन्होंने सबसे पहले क्या एक्शन लेना शुरू करा, एक आउट ऑफ जेलसी उन्होंने अजीब से इंडिया के अगेंस्ट, बहुत इंडिया की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, इंडिया के साथ जो उनके व्यापारिक कनेक्शंस थे उनमें बहुत सारे चेंजेस लाने शुरू कर दिए सडनली। पहले तो उन्होंने आउट ऑफ जेलसी सब शुरू कर दिया, लेकिन अब डर के मारे उनका बुरा हाल है। सो अब वो अलग अलग कंट्रीज़ में जा रहे हैं मदद मांगने, कभी रशिया के पास जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। सो ये सब सिचुएशंस अभी चल रही हैं। एज़ फार एज़ मोदी जी इज़ कंसर्न्ड और एज़ फार एज़ हमारी कंट्री का डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड, ये मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ अपने देश की कुंडली देखने के बाद, प्लस जो हमने ताजिक से वर्षफल लगाया, वर्षफल कुंडलियाँ मैंने अगले 3 साल की देखी हैं, मोदी जी की भी देखी हैं, देश की भी देखी हैं। उसके हिसाब से हमारा देश बहुत जल्द, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था उसको रीआइट्रेट करूँगी, 2027 जुलाई से पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बनेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। राइट मैम। सो जब ऐसा हो रहा है तो हम उसको डेवलपमेंट ही कहेंगे। वी विल बी प्रोग्रेसिंग मोर, हम आगे ही प्रोग्रेस करेंगे, हम बहुत ग्रेसफुली आगे बढ़ेंगे, हमारा देश वीटो पावर लेकर आगे बढ़ेगा। तो मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं पिछड़ जाएंगे। वेरएज़ जो पाकिस्तान की, आप जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो तो एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहेगा थोड़े सालों बाद। ओके, तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है? पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, 5 से 4 या 5 खंडों में बटेगा और मे बी उसकी बाउंड्रीज सारी की सारी ख़त्म हो जाए और उसके बाद में पाकिस्तान का नामो निशान ना हो ग्लोब पे। क्योंकि मैम अभी काफ़ी चीज़ें चर्चा में आई थी, हमने कई सारी चीज़ देखी हैं कि वॉर के वक्त बहुत सारी फेक न्यूज़ भी चलाई गई कि हमने कब्जा कर लिया, लाहौर पे कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने बोला, इवन मैं खुद इसमें आ गया था कि अरे रात को हो रही है कि बम ना गिर जाए या हो जाए, और पाकिस्तान तो आज ख़त्म ही हो गया है चीज़ को लेके। और पर जब रियलिटी देखी तो कुछ और निकली वो चीज़ के अंदर। बहुत सारी सीक्रेट एजेंसीज हैं ना जो वर्बल अटैक्स कर रहे हैं, जो सीक्रेट अटैक्स कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, कि सम हाउ रेपुटेशन गिर जाए, राइट। सम हाउ देश की जो जनता है वो सड़कों पे उतर आए, और ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल जो एक स्ट्रॉन्ग पिलर मोदी जी ने खड़ा करा है वो हिल जाए। जैसे ही भारत हिलेगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो नेबरिंग कंट्रीज़ को होगा, और उन कंट्रीज़ को होगा जो ये चाहते हैं कि ऐसा हो। वैसे मैम ये बात सही कह रहे हैं आप कि जेलस बहुत ज़्यादा है, और मैं रेसिज्म बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली फैक्ट बात कर रहा हूँ कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं ये बर्दाश्त नहीं करते अपने अलावा किसी को आगे बढ़ते हुए देखना। एग्जैक्टली। और अगर आप वेस्टर्न कंट्री में बात करते हैं, आप अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका नंबर 1 है, अमेरिका नंबर 1 है। अमेरिका क्या है? अमेरिका, उन्होंने तो सब चीज़ों पे कब्जा किया है। एक्चुअली इट वाज, अमेरिका को वाइट लोगों का, सफ़ेद कहते हैं ना कि वाइट्स का कंट्री है। वाइट्स का कहाँ कंट्री है? वो नेटिव अमेरिकन्स का कंट्री है, और आज नेटिव अमेरिकन्स कोई नहीं पूछ रहा। राइट। उन्हीं को कोई पानी बिजली कोई नहीं दे रहा है वहाँ पे, सब कुछ उनसे छीन लिया गया है। जब उन्होंने अपने आप ही सब कुछ कब्जा करके और धोखा दे के बनाया है, उनकी फाउंडेशन ही वीक है, तो वो कैसे नंबर 1 रह सकते हैं? यूएस इज़ गोइंग टू हैव अ डाउनफॉल। जी। और और मैम ये बात ना वेस्टर्न कंट्रीज़ में सब जगह ही होती है कि अपनी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी आप इनकी हिस्ट्री पढ़े ना मैम इनकी, तो आपको ना सिर्फ मैक्सिमम चीज़ दिखाएंगी, इन्होंने लूटा है, इन्होंने बिल्कुल वही मैं आपको कुछ नहीं करा। हमारी exactly. चीज़ें, जैसे हम कहते हैं कोहिनूर है, तो कोहिनूर तो बहुत छोटी चीज़ है। हमारे कई सारे एम्परर्स के, हमारे कई सारी चीज़ें इनके जो यूके है, इनकी इंग्लैंड के अंदर जो म्यूजियम्स है वहाँ रखी हुई हैं, और में लिखा है लूटेड। बिल्कुल, देखिए, और जबकि हमारा देश भारत, आप पुरानी कोई भी सभ्यता उठा के देख लीजिए, जब मुगल आए थे तब भी, जब ब्रिटिश आए थे तब भी, हमने कभी किसी को हार्म नहीं किया। सनातन में ये बहुत बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है कि हम किसी को हार्म, इवन दुश्मन को अगर हमने बंदी भी बनाया है ना, तो भी हमने उसकी इज्जत करी है। तभी भी हमने उसको ऐसे नहीं करा ट्रीट की जैसे कि हम लोगों को बाहर के कंट्रीज करते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो हमारी सभ्यता बहुत ऊपर है, और सनातन जिस लेवल पे चलता है, जैसे हम कहते हैं ना कि अहिंसा परम धर्म, सबसे पहले हम अहिंसा को लेके चलते थे, बट अब मंगल की दशा आ रही है। अब भाई दुनिया में जो भी कंट्रीज है सब बच के रहें, क्योंकि मंगल तो प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, वो इमोशनली नहीं सोचता। और मंगल प्लैनेट्स में, प्लैनेटरी जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सेनापति है, योद्धा है। सो जब उसकी दशा आ रही है तो अब तो छोड़ेगा नहीं किसी को। तो आप कह रहे हैं इंडिया का चीज़ें बढ़ने वाली, अब सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़ने। अब वो जो अहिंसा वाली बात थी, मे बी दैट सैचुरेशन पॉइंट हैज़ कम, कि अब इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा।
और मैम ये चीज़ हमारी हिस्ट्री है कि हमने पहले कभी किसी पे वॉर नहीं किया, चाहे हमने वो कभी हाँ देखिए हमने कभी हम डिफेंस में रहे हैं, हमने हम्म, अटैक कभी नहीं किया, हम्म, बट नाउ थिंग्स आर डिफरेंट। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है सबने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी तभी ना तो। मैं अभी रियली सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ चीज़ नहीं के अंदर। नहीं। मैं ना अभी ना कुछ दिनों पहले की बात है, अलेक्जेंडर जिसे हम कहते हैं द ग्रेट अलेक्जेंडर कहते हैं, हम्म। इसकी मैं हिस्ट्री देख रहा था कि इसने पूरी दुनिया जीती। अगर आप उसको वर्ल्ड के मैप में देखें तो बहुत छोटा पार्ट है। उससे ज़्यादा रोमन एम्पायर ने किया, उससे ज़्यादा मंगोलियन ने किया, उससे ज़्यादा देखा जाए तो मुगल्स ने किया, पर अपना कभी नाम नहीं किया। जो उन्होंने अपने आप को ना बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया है जो हाँ। वेस्टर्न कंट्री ने। और मैं इसमें कंसिडर कहूँगी हमारे देश के लोगों की भी गलती है कि अपनी वैल्यू खुद नहीं करते। हाँ, अब कहीं ना बाहर कहीं। जाते हैं मैम, जैसे मैं बाहर कंट्री जाता हूँ, मैं देखता हूँ मैम जो इंडियंस है ना सबसे बहुत प्लीज होके बात कर, हंस के बात कर रहे हैं। हम्म। हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं बाहर। अगर हम अफ्रीकन्स की बात करते हैं, ये अपनी यूनिटी बना के रखते हैं, अपने सामने सच में किसी को नहीं समझते। इंग्लिश हैं, वाइट जो लोग हैं, ये तो किसी को भी नहीं समझते। और एक इंडियंस हैं जैसे हम ये कहते हैं ब्राउन्स हैं, ये लोग बोलते हैं मैम सच में अच्छा नहीं ट्रीट करते इंडियंस को बाहर। और इसका रीज़न ये भी कि इंडियंस खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं करवाते। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी सभ्यता है, जो सनातन है, उसको कहीं भूल के और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना राइट। पुरानी पिछली जो जनरेशन्स हैं, कुछ जनरेशन्स ने स्टार्ट कर दिया। और इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि प्रकृति अब ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि आपने फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, जो हमारी सभ्यता थी उसको भूलना शुरू कर दिया, तो वो याद दिलवा देगी। सही कहा मैम आपने। अभी अभी एक न्यूज़ भी आई थी, किसी दिल्ली के अंदर कोई फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट है, उसने कहा था कि ना इंडियन कपड़े पहनना अलाउड नहीं है, आप हाँ, एंट्री नहीं कर सकते मैंने हैं। देखा था वो। हम सब आप देखते हैं ना कि हम सबने सुना है कि प्लैनेट्स की जो खोज करी है अभी नासा ने करी, गैलीलियो ने टेलीस्कोप करा। मैम हम तो हजारों साल से नवग्रह की पूजा करते आ रहे हैं। और हनुमान चालीसा की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है कि डिस्टेंस कितना है पृथ्वी से सूरज तक का। ज्योतिष त्रेता युग से चली आ रही है। ज्योतिष का वर्णन रामायण में भी है, ज्योतिष का वर्णन महाभारत में भी है कि जब चंद्रमा इस नक्षत्र में होगा तब पार्थ तीर चलाना। तो ये ऐसे ही नहीं है, ज्योतिष तब से त्रेता युग से। आप समझिए हमारे वेद पुराण, हमारा सनातन, हमारे एंशियंट टेक्स्ट्स जो हैं, उन सब से चीज़ें चुरा चुरा के बहुत सारे देश ले गए और अपना कॉपीराइट लगा के बेचते हैं, दिखाते हैं कि ये हमारा है, जबकि सब कुछ, सारे धर्म हिंदुज्म से ही निकले हैं। सब हिंदुइज्म से निकले हैं। राइट। और कई बात अगर मैं कहूँ कि 90% लोगों को लगता है मार्शल आर्ट्स चीन की देखिए है बेसिकली इंडिया की है मार्शल आर्ट्स। बिल्कुल। इंडिया से शुरू हुई है। जो बौद्ध धर्म थे वो इंडिया के गुरु थे, साउथ इंडिया से, वहाँ से वहाँ गए। चलिए वापस आते हैं मैम ट्रम्प की बात कर रहे थे। मैम जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था ट्रम्प के बारे में, ट्रम्प बड़ा सपोर्ट में थे इंडिया के। माय फ्रेंड मोदी जी कहते थे, मोदी जी भी बहुत सपोर्ट में थे। हमारा दिल साफ है बेसिकली, हम ये कहेंगे। पर कहीं ना कहीं ना अब देखा जा रहा है कि ट्रम्प इंडिया के अगेंस्ट जाते जा रहे हैं, बेवजह के टैरिफ लगा रहे हैं, बार बार जगह जगह जा जाके वो कह रहे हैं कि मैंने वॉर रुकवाई है, मैंने वॉर। और मैम मतलब ये भी सुना था न्यूज़ के अंदर कि यूएसए कह रही है कि क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, नोबेल पीस का अवार्ड देना चाहते हैं क्योंकि बहुत सारी वॉर रुकवाई इन्होंने। तो मैम क्या ट्रम्प इंडिया के लिए खतरा बन सकते हैं आने वाले टाइम में? देखिए आपने कहा दोस्ती। पहली बात तो भारत और अमेरिका में कभी दोस्ती नहीं थी। ओके। वो सिर्फ एक बिजनेस डील थी या बिजनेस रिलेशंस थे, जिनको मोदी जी ने और थोड़ा बेहतर बनाया था और थोड़ा रिफाइन किया था, जिससे कि ऐसा लगने लगा था कि वी आर फ्रेंड्स। लेकिन एक्चुअली वो बिजनेस डील थी। अब ट्रम्प जी के कहीं ना कहीं मुझे लगता है ईगो हर्ट हो गई। इवन उन्होंने तो कहा कि इंडिया इज डेड इकोनॉमी। हाँ, उनकी ईगो हर्ट हो गई, क्योंकि जो आपने नोबेल प्राइज़ की बात की उसमें इंडिया ने उनके लिए वोट नहीं किया। पाकिस्तान ने उनको नॉमिनेट किया, इंडिया ने नहीं किया, तो वो उनको कहीं पे पेनफुल लगा। फिर जब उन्होंने मुनीर जी के साथ डिनर पे वो मोदी जी को बुलाया तो मोदी जी वहाँ नहीं गए, वो उन्हें ख़राब लग गया। अभी राइट नाउ जब ये टैरिफ जो वॉर है चल रहा है और जो टैरिफ जो अप्लाई होना था जिस दिन, उससे एक रात पहले उन्होंने 3-4 बार मोदी जी को फ़ोन किया, मोदी जी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो ऐसी छोटी छोटी बातें ना उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं और वो इम्पल्सिव रिएक्शंस दे रहे हैं, इम्पल्सिव एक्शंस कर रहे हैं, क्योंकि उनका चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में है एक तो, और दूसरा उनका जो सूर्य है जो कि गवर्नमेंट को दिखाता है वो भी राहु केतु एक्सेस में एक दूसरे के सामने। तो वो करेक्ट डिसीजंस नहीं ले पा रहे। प्लस उनकी अष्टमेश की दशा चल रही है, जुपिटर उनका अष्टमेश है, 8th लॉर्ड है, तो उसकी दशा चल रही है। अष्टमेश की दशा है सडन एक्शंस, उन्हें खुद भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आज कुछ बोला, सुबह उठेंगे अचानक से कुछ और बोल देंगे। सो ही हिमसेल्फ इज़ वेरी एरेटिक राइट नाउ, उनका थॉट प्रोसेस ही एरेटिक है। तो ऐसा इंसान जिसे खुद ही नहीं पता अपने लिए, मेरे लिए क्या भला, मेरे लिए क्या बुरा, वो हमारे साथ क्या अच्छाई करेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात,
उनका जो टाइम पीरियड आ रहा है, अभी आप ये बिल्कुल जल्दी का बता रही हूँ, 7 सितंबर, आज हम बैठे हैं 29 अगस्त है, राइट 7 सितंबर को एक लूनर इक्लिप्स है, 7 सितंबर को जो इक्लिप्स है, और एक 2 मार्च 2026 को एक इक्लिप्स है। इसके बीच में ये बहुत गलत डिसीजंस लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ओके और उन गलत डिसीजंस की वजह से इन्हीं की खुद की जनता इनके अगेंस्ट हो जाएगी, और ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। ये सिचुएशन इनकी होने वाली है। और फिर अराउंड अप्रैल 2027, अराउंड 12th और 14th अप्रैल 2027 इनका डाउनफॉल शुरू है। दैट पीरियड इज़ वेरी फेटल फॉर हिम, वेरी फेटल। मे बी सम वेरी बिग हेल्थ इशू कैन कम टू हिम, या फिर कुछ ऐसा कि अब मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट, काफ़ी परेशान, काफ़ी ख़राब पीरियड है उनके लिए भी, और वो गलत डिसीजन लेने वाले भी हैं और काफी गलत सारे। डिसीजंस लेंगे। अभी तो बहुत गलत डिसीजंस लेंगे, और फिर उसके बाद तो डाउनफॉल है ही है 26 के बाद। अच्छा मैम, जैसे कि अभी हमने देखा ना कि ट्रम्प ने गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को कहा कि इंडियंस हायर नहीं करने, सुना आपने, देखा भी है। हाँ हाँ, एप्पल को भी मना करा कि ये बिल्कुल इंडिया के अंदर नहीं चीज़ें बिल्कुल करनी है। बिल्कुल। पर मैम जो लोग एनआरआई, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, और कई लोगों का सपना होता है कि मैम यूएस में आके सेटल होना। मैं फ्रेंकली बताऊँ तो बहुत लोग 40-50 लाख दे के डंकी मारते हैं। हाँ तो मैं जी सच में सोचता हूँ कि 60 लाख अगर किसी के पास, तो इंडिया में बहुत अच्छा कर ले। जी। वो तारों के बीच में से जा रहे हैं और वहाँ पे फिर वो असाइलम की तरह पड़े हुए हैं, बहुत वो सपना है चीज़ें। तो मैम मैं जानना चाहूँगा कि आपसे कि फ्यूचर क्या कहता है जिन लोगों का सपना है यूएस सेटल होना, और कनाडा वैसे ही अगेंस्ट है इंडिया के, तो दोनों ये कंट्रियाँ काफ़ी सारे हमसे दूरी बनाए हुए हैं, तो क्या मैम फ्यूचर दिखता है इनके लिए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ बात नहीं करूंगी कि बस कि डोनाल्ड ट्रंप के रेन में कुछ ऐसा होगा, उनका तो अभी खत्म होने वाला है और एक डेढ़ 2 साल में, उनसे मतलब नहीं है। बट अदरवाइज ऑल्सो ओवरऑल सिचुएशन जो चल रही है, जैसा मैंने बताया, देश दुनिया में सब जगह इकोनॉमिक स्टैग्नेंसी आएगी। तो यूएस से यूके एंड कनाडा, ये 3 कंट्रीज जो आपने अभी बोले, इनका तो वैसे ही डाउनफॉल शुरू हो जाएगा Right. 2027 मिड के बाद से। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि अगेन दैट प्लानिटरी साइकिल जो शुरू हुई है 2020 से, प्लस 30 साल की पूरी साइकिल करके जो शनिदेव अपनी लास्ट राशि में आए हैं, मीन राशि में आए हैं, भचक्र की आखिरी राशि है, दैट मीन्स एक युग का खात्मा होना, और जैसे ही एरीज में आएंगे जून 2027 में, दूसरे युग की शुरुआत होना। एक इरा खत्म हो रही है, दूसरी इरा शुरू होने वाली है। सो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ अट्रैक्शन जो 30 साल पहले शुरू हुआ था, वो अब ख़त्म होने वाला है। सो एनआरआईज़ को मैं यही कहूँगी कि ओवरनाइट कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक रहेगा, इतना परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन 2032 के बाद जिसको भी, एनीबडी हु सीक्स पीस, जिसको शांति चाहिए, जिसको तसल्ली चाहिए, जिसको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, वो भारत की तरफ आए, क्योंकि इंडिया विल बिकम द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, एंड इंडिया विल बी द मोस्ट स्टेबल कंट्री एट दैट पॉइंट इन टाइम। क्योंकि यूएसए, यूके और कनाडा का तो डाउनफॉल है, डाउनफॉल शुरू हो गया है Right. ऑलरेडी। मैम बात करते हैं चाइना इंडिया। तो इंडिया चाइना के रिलेशन कहीं पहले बहुत खटास थी, हम जानते हैं यहाँ पे। अभी अब देर पर ना धीरे धीरे ना हम देख रहे हैं कि उनके रिलेशन अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। अभी हमारे जो पीएम है वहाँ के मिनिस्टर से मिले हैं, कह रहे हैं टिकटॉक वापस आने वाला है, 5 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट्स ओपन हुई है, वीज़ा पे भी इम्प्रूवमेंट आई है। पर मैम कहीं ना कहीं हम देखते हैं चाइना का एक पैटर्न है, पहले वो दोस्ती करता है, फिर बाद में वो इकोनॉमी स्पॉइल करता है, जो कि उन्होंने श्रीलंका के साथ किया, राइट, पाकिस्तान के साथ भी करा, पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा है अभी, करेक्ट। मलेशिया के साथ भी उसने किया, चाइनीज हर जगह, मतलब वो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी मतलब स्पॉइल आप कर रहे हैं। ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, ट्रस्ट नहीं कर सकते। हिंदी चीनी बाय बाय करके उन्होंने बहुत सारी हाँ। चीज़ें करी हैं, हमारे बड़े लोग के बोल के गई हैं चीज़ें। तो मैम क्या कहते हैं कि चाइना के साथ हमें ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप ये दिख रहे हैं या फिर नहीं दिख रहे एस्ट्रोलॉजी के अंदर? आपने बिल्कुल सही कहा कि चाइना ट्रस्टवर्दी नहीं है। राइट। चाइना की कुंडली पढ़ी मैंने, उसमें भी इस तरीके के कॉम्बिनेशंस हैं जो चाइना को दिखाता है कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। प्लस ताजिक के हिसाब से अब जब हम फ्यूचर देख रहे हैं कि अगला साल कैसा जाएगा, उसका अगला साल कैसा जाएगा, तो हम ताजिक के हिसाब से वर्षफल बनाते हैं। जैसे इंसानों की कुंडली होती है, ह्यूमंस की, हम एक दूसरे की कुंडली बनाते हैं, सेम उसी तरीके से देशों की होती है। सो चाइना की कुंडली प्लस उसका जो वर्षफल देखा, उस हिसाब से अभी अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक एक ऐसा पीरियड आएगा जब चाइना हमारे बॉर्डर को, इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स, वहाँ पे हमें इंट्रूड करने की कोशिश करेगा, हमारे ऊपर अटैक्स वहाँ से करने की कोशिश करेगा। सो ये पीरियड
इस पीरियड में आपको पता चल जाएगा कि चाइना को आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। एक ऐसा कंट्री जिससे आप सोच रहे हैं कि आप एक दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, वो आपके ही बॉर्डर्स पे अटैक करे, तो डेफिनेटली यू कांट ट्रस्ट दैट कंट्री, राइट? क्योंकि वो एक ऐसा नेबरिंग कंट्री है जो हमारे लिए ही एक कहते हैं ना कि विभीषण का रोल अदा कर रहा है। वैसे दोस्ती दिखा रहा है, लेकिन अंदरूनी वो क्या कर रहा है वो आपको नज़र आएगा अभी अक्टूबर के बाद दो से। चेहरे बेसिकली, दो चेहरे हैं। और फिर उसके बाद आप देखेंगे 2028 अप्रैल से चाइना का बुरा समय शुरू होगा। ओके। अप्रैल 2028 से लेके 2030 तक के बीच में चाइना का डाउनफॉल होगा, और चाइना का इतना बड़ा डाउनफॉल होगा, बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को नज़र आएगा। लाइक आई ऑलवेज से, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में बोला है कि चाइना के ऊपर निर्भर होने की भारत को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि चाइना कहीं ना कहीं हमसे मदद मांगेगा। दैट विल बी द केस। तो अभी कह रहे हैं 28 के बाद चाइना का भी डाउनफॉल आने वाला है। 28 तो अप्रैल बात रही, आपने यूएस की बात भी कर दी है, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, चाइना। और रही बात अभी चाइना की बात करें, चाइना का सच में सबके साथ पैटर्न रहा है। मंगोलिया जिसे हम कहते हैं, हाँ जी। पहले बहुत बड़ा था मंगोलिया, अब छोटा, तिब्बत ये घेरा हुआ है, अक्साई चीन बात नहीं, करते हैं, चाइना भी हांगकांग। टूटेगा, चाइना के भी बहुत सारे खंड होंगे। ये सारे कंट्रीज, जब मैं कह रही हूँ इनका डाउनफॉल है, तो इनका मतलब ही है कि ये डिवाइड होंगे। चाहे वो यूएस से हो, यूएस से भी अभी आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स है ना। तो अभी मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बोला था, डोनाल्ड ट्रंप विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज अ बिग थिंग दैट आई एम सेइंग, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही नहीं रहेगा, कुछ 2-3 स्टेट्स हट जाएंगे, तो वो एक इट विल नॉट बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का ये लास्ट प्रेसिडेंटशिप है, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें। और चीन के साथ भी आप ये देख रहे हैं, चीन के साथ भी यही है, खंडों में बटेगा। पाकिस्तान भी 4-5 खंडों में बटेगा। सो बाउंड्रीज आगे आने वाले हैं, जो 2032-33 की मैं बात कर रही हूँ, तब तक बहुत सारे कंट्रीज अपनी बाउंड्रीज खोएंगे और डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में बंट जाएंगे। एंड उनकी जो एक पावर है, जो उनके अंदर आज स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। दैट इज़ हाउ आई एम सेइंग इट विल बी अ डाउनफॉल फॉर देम। मैम, अभी आप बाउंड्रीज की बात कर रहे थे, तो क्या मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इंडिया का तो नहीं दिख रहा कुछ ऐसा कि इंडिया की बाउंड्री में भी कुछ ना कुछ होने वाला? क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हैं, वो कहता है नहीं हमें अब अलग चाहिए। जेएनके की बात कर लेते हैं। हाँ, ये तो कब से करते आ रहे हैं, हम कितना सपोर्ट जेएनके को करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इसमें कुछ दिख रहा है आपको ऐसा क्या? इंडिया में तो एडिशंस होंगे उल्टा। ओके। इंडिया में एडिशंस होंगे, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे बलूचिस्तान है, बांग्लादेश है, इवन आप कश्मीर की जो बात करें, पीओके जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, दैट्स गोइंग टू कम बैक टू इंडिया। वो इंडिया का पार्ट बनेगा, तो इंडिया की बाउंड्रीज भी बदलेंगी, बट मोर एक्सटेंडेड। अच्छा मैम, जैसे अभी हमने देखा इंडिया पाकिस्तान की वॉर बहुत वक्त से चली आ रही है कि होगा कुछ ना होगा, टेंशन तो हमने हमेशा देखी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो मैम, आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में सुलह होगी या फिर और टेंशंस क्रिएट होंगी इनके बीच में? पाकिस्तान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, कहाँ से टेंशंस होंगी और कहाँ से वॉर होगी। वो उनके पास तो खाने पीने को पैसा नहीं है, उनकी इकोनॉमी इतनी बुरी तरह पिट चुकी है। तो ऐसे कंट्री के साथ हमारा देयर इज़ नो कंपैरिजन कि उनके साथ वॉर होगी भी। वॉर करने लायक ही नहीं है वो लोग, दे हैव नो एग्जिस्टेंस, वो अस्तित्व ही नहीं है उनका, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो दोस्ती और दुश्मनी तो दूर की बात है। तो आप कह रहे हैं कि उनका एग्जिस्टेंस खत्म होने वाला है वैसे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा मैम, अभी हम वॉर की बात करते हैं, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैम, जब वॉर्स होती हैं तो कोई एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न देखा जाता है इनके बीच में कि जब वॉर्स हो रही हो या वॉर्स होने वाली हो? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने करा। जनरली लोग नॉर्मल प्रिडिक्शंस पूछते हैं, करते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि ऐसा क्यों होता है। जी। जनरली क्या होता है, ये कहा जाता है कि क्या प्रिडिक्शन है, क्या नेक्स्ट प्रिडिक्शन है, 2 साल में क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि ये ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसका एक सेट पैटर्न है। जो ज्योतिष है वो सूत्रों पे बेस्ड है। सेट पैटर्न्स, सिमिलर सिचुएशंस, जब ये बार बार रिपीट होती हैं तब, और बहुत सारी कुंडलियों में रिपीट हो रही हैं, तब हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अच्छा, जब ये ग्रह यहाँ होता है या ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो ये इवेंट घटित होता है। अब ये सारे सूत्र हमारे पास अवेलेबल थे, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी में जब आग लगी तो बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स जल गए। सो हमें जो ज्योतिष मिला वो इतना सा ज्योतिष था, थोड़ा सा। इसीलिए ज्योतिष एक शोध का विषय है, रिसर्च का सब्जेक्ट है। हम रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, मैं कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं और जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे होता है। एंड दैट कम्स ओनली विद प्रैक्टिस। जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देखते हैं, सॉरी आई रिपीट, बहुत सारी कुंडलियों को देखते हैं,
तब आपको उसमें वो पैटर्न्स नज़र आते हैं। आप युद्ध की बात करते हैं या जो सिचुएशंस आजकल चल रही हैं, तो इसके लिए आप नोटिस कीजिए, जो भी अटैक्स हुए, जैसे बांग्लादेश में जेनोसाइड हुआ, या मुंबई में टेरर अटैक हुआ, या फिर अभी जो प्लेन क्रैश हुआ एयर इंडिया का, या जो अभी पहलगाम में जो हुआ, ये सभी चीज़ें रिक्ता तिथि पे हुई हैं। कौन सी तिथि पे मैम? रिक्ता तिथि। और इसका मतलब क्या होता है मैम? तिथियां होती हैं हमारी 1 से लेके 15 तक। ओके। तो इसमें 4 तिथियां हैं जो रिक्ता तिथि है: चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, यानी कि 4th, 9th एंड 14th, ओके। एंड अमावस्या। कुछ लोग अष्टमी भी लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लेती। तो 4th तिथि, 9th तिथि, 14th तिथि एंड अमावस्या, ये रिक्ता तिथि होती हैं। रिक्ता तिथि मतलब रिक्त, मतलब खाली। खाली। अब जब वो खाली तिथि है तो उसमें कुछ भी शुभ काम नहीं हो सकता, अशुभ ही काम होता है। सारे अटैक्स ज़्यादातर, इवन महाभारत का जब युद्ध हुआ था तब भी रिक्ता तिथि थी। सो युद्ध जब होता है या अटैक्स होते हैं या कुछ भी ब्लड शेड होता है, तो उस दिन आप नोटिस कीजिए, जैसे कि हम करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, उस दिन रिक्ता तिथि होगी। इक्लिप्सिस का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब पड़ते हैं, जैसे 2026 में 4 ग्रहण पड़ने वाले हैं, साथ में अधिक मास आएगा। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। इसीलिए 2026 बहुत ट्रोमैटिक साल साबित होगा। बहुत सारी चीज़ें, सेंट्रल गवर्नमेंट हिलेगी, लीडरशिप हिलेगी, लीडरशिप में बदलाव आएंगे, बाउंड्रीज में बहुत कुछ होगा, पॉलिटिकली एज वेल एज इकोनॉमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, हर तरीके से आप देखेंगे कि बहुत सारे बदलाव आएंगे। ये सब चीज़ें होती हैं। प्लस एक मैंने आपको सूत्र बताया ही था, जो हमारे गुरुजी ने बोला था कि भाई 7th लॉर्ड की दशा चले और राजा, देश के राजा की भी, तो वो सिचुएशन भी इस समय है। तो जब ये सारी सिचुएशंस बनती हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ देखा जाता है, सिर्फ देश की कुंडली नहीं। फिर मैंने वर्षफल ताजिक बोला, वो भी देखा जाता है। प्लस बहुत सारे डिविजनल चार्ट्स होते हैं। एक D1 के अलावा 15 और डिविजनल चार्ट्स हैं। तो उन सब में बहुत थरो स्टडी के बाद, बहुत रिसर्च के बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अगर कोई बोले अच्छा आपने सिर्फ मेन चार्ट देख लिया और आप कुछ प्रिडिक्ट कर दीजिए, वो ऐसे नहीं होता है। आपको उस बात को बार बार अलग अलग जगहों पे, अलग अलग चार्ट्स में जाके कंफर्म करना पड़ता है। दैट्स वेरी टीडियस जी। लेकिन ये एक पैटर्न है जो मैंने नोटिस किया और उस पर रिसर्च की, और आई फाउंड आउट कि रिक्ता तिथियों पे बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट सुन रही है, या कोई भी ऐसा है जो सुन रहा है, जो इस बात में कहीं भारत को या लीडरशिप को कुछ बता सकता है, तो रिक्ता तिथि पे थोड़ा केयरफुल रहने के लिए बोलना चाहिए उनको। मैम, जैसे कि अभी बात कर रहे थे आप, रिक्ता तिथि की बात कर रहे थे मैम, हमने ना कई सारी आपकी प्रेडिक्शन सुनी है, चाहे वो प्लेन क्रैश हो, चाहे वो ब्लड शेड हो, बहुत सारी प्रेडिक्शन आपने करी थी जो कि सच साबित हुई। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था ये चीज़। मैम, 2026 में ऐसे कोई आपको इवेंट दिखाई दे रहे हैं आपको जो आप प्रेडिक्ट करना चाहें? ये आपने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका मैं जवाब देना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत सारे जो सीनियर लीडरशिप है, जो लीडर्स हैं, उनके ऊपर अटैक्स होने के चांसेस हैं। और उन लीडर्स में 2-3 नाम मैं आपको बताती हूँ। एक तो श्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं, दूसरे पुतिन हैं, और तीसरे डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये तीनों के ऊपर अटैक्स होने के बहुत चांसेस हैं 2026 में। प्लस जैसा मैंने कहा कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे अटैक्स हो सकते हैं। वी हैव टू बी केयरफुल ऑन द रिक्ता तिथीज, स्पेशली अगर वो इक्लिप्सिस के पास पड़ रही हैं। जो भी इक्लिप्स अभी जैसे आएगा 7 सितंबर को, उसके बाद 21 सितंबर को, ऐसे ही, और 2026 में तो 4-4 हैं। तो जब ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, उस समय रिक्ता तिथि आसपास हो, तो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो आप कह रहे हैं मोदी जी और ट्रंप और पुतिन, इन पे अटैक हो सकता है? हो सकते हैं, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसी डेट्स के बीच में होंगे जो आपने टाइम बताया बेसिकली जी। अच्छा मैम, ये बात हुई प्रेडिक्शंस की। मैम, बात करते हैं क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर्स, क्या जियोपॉलिटिक्स पे इफेक्ट करते हैं, और क्या इसका इंडिकेशन पहले से मिलता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर? बिल्कुल मिलता है। जैसे मेट डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट करता है आज बारिश होगी, आज ये होगा, ऐसे ही अगर हम प्लैनेट्स को स्टडी करें और डेली बेसिस पे स्टडी करें, या फिर जब जब दशाएं बदलती हैं, जब जब ट्रांजिट्स बदलते हैं, तब तब उनको स्टडी करें, तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ऐसा होने वाला है। जैसा कि मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट किया था, जब आर्द्रा नक्षत्र एक्टिव हुआ था। आर्द्रा नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति आए थे कुछ महीने पहले,
और मीन राशि जो कि एक जलीय राशि है, उसमें ऑलरेडी शनि बैठे हुए थे। और शनि और बृहस्पति दोनों ही मेजर प्लैनेट्स हैं, दोनों ही भारी और बड़े ग्रह हैं जिन्हें हम मेजर प्लैनेट्स कहते हैं। तो जब जब इनके ट्रांजिट्स होते हैं तब उनके नक्षत्रों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आर्द्रा मतलब बहुत ही केओटिक एक नक्षत्र, ओके। जिसे हम रुद्र का आंसू कहते हैं, भगवान शिव का आंसू कहते हैं। और वो वाटरी, उसको हम पानी से कनेक्ट करते हैं। फिर शनि भी जलीय राशि में, जो कि पूरी एक वाटरी राशि है। तो इस बार बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, बहुत ज़्यादा पानी बरसेगा। जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती है वहाँ पे बहुत बारिश होगी, और जहाँ सूखा पड़ता है, जहाँ पे बहुत बारिश होती है वहाँ सूखा पड़ेगा। सो Okay. बहुत केओटिक, उल्टा बहुत, होगा। हाँ, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा एक स्टेट रहेगा पानी को लेके। एक बात। दूसरी बात, ये हम सब ने सुना है कि आप, मैं, जो भी ह्यूमंस हैं या जो भी प्रकृति बनी है वो पंच तत्वों से बनी है। अब पंच तत्वों में अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, ये Right. 5 हैं। राइट। ये पांचों ही आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों में कि ये पांचों ही नेचुरल कैलामिटीज़ का कारण बन रहे हैं। कहीं पे हरिकेन आ रहा है, कहीं पे बहुत बाढ़ आ रही है, कहीं पे आग लग गई, कहीं पे आकाश में, आसमान में प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश हो तो ये गया। पांचों ही जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, वो कहीं ना कहीं पृथ्वी पे या प्रकृति में इम्बैलेंस को दिखा रहे हैं। ये पांचों तत्व इम्बैलेंस्ड हो चुके हैं और ये हमारी ही करनी है। जैसे कि किसी के शरीर में जब कैंसर हो जाता है, एक Right. डिजीज्ड बॉडी हो जाती है और हमें उसको कट करके निकालना पड़ता है। सिमिलरली ह्यूमैनिटी ने, मैनकाइंड ने, हम लोगों ने प्रकृति को, अपनी मदर नेचर को इतना ह्यूमिलिएट करा, इतना परेशान किया, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, Right, ma'am. कि नाउ प्रकृति और वो पंच तत्व जो इम्बैलेंस्ड है वो रिटेलिएशन मोड में है। सो अब इस तरीके की नेचुरल कैलामिटीज़ आप देखेंगे ही। अभी ये वाला जो पीरियड मैंने बताया, इसमें या तो आग से, या तो पानी से, या तो जो भी मैंने पांचों तत्व बताए, ये आप, इनसे रिलेटेड आप नेचुरल कैलामिटीज़ होती हुई बहुत देखेंगे। और ये अभी मैम, रुकने वाली नहीं है। और मैम देख भी रहे हैं दिल्ली में इतनी बारिश हो रही है, डेली बारिश हो रही है। आपने कभी सुना नहीं होगा इतने सारे एयर क्रैशेस, इतने सारे। आज हर दिन एक न्यूज़ आ रही है, एरोप्लेन में यहाँ पे Right, ग्लिच है, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ से प्लेन को ऐसे मोड़ दिया गया, आसमान में ऐसे हो गया। ये कहाँ सुनते थे? इट वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम, बहुत रेयर कभी सिचुएशन होती थी। राइट मैम, अब रोज़ हो रही है। रोज़ हो रही है मैम, सच में। मैं अभी आ रहा था मैम, मैंने बहुत फ़्लाइट्स ली हैं मैम। यकीन माने कि 1 घंटा लैंड ही नहीं कर पा रहे थे हम। और मुझे हाँ। सच में उस वक्त सारे प्लेन क्रैश याद आ गए कि हाँ, ये ना हो। मैंने बिल्कुल, पहली बार बिल्कुल। कि भाई इतना डर गया मैं अंदर से कि यार लैंड ही नहीं कर पा रहे, जगह ही नहीं हो पा रही। और हर बार देख रहे हैं कि प्लेन के कभी वो उसका टायर नहीं ओपन हो पा रहा है, कभी कोई दिक्कत है, कभी उसको नहीं कहीं नहीं, ये सब कुछ प्लेन। होता हुआ अभी बहुत देखेंगे आप, ये सारी सिचुएशंस आएंगी। एंड दिस इज़ नथिंग बट, जब एक युग का अंत होता है तो दूसरा युग शुरू होता है। अभी तो इतनी बड़ी भविष्यवाणी है कि 2032 के बाद, 2032 और 35 के बीच में हम 8 अरब से ऊपर हैं अब, आज जो बैठे हैं। इतना ज़्यादा लाइफ लॉस होगा कि हम सिर्फ 64-65 करोड़ रह जाएंगे, और मैक्सिमम जो लोग बचेंगे 31-32 करोड़ के करीब, वो इंडिया में ही बचेंगे। एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सनातन, बिकॉज ऑफ सभ्यता। मैम बड़ी आप मतलब डरावनी बात कहती है ये बात। डरावनी है, बट जो होने वाला है उसको एक्सेप्ट करके मेंटली प्रिपेयर रहें और अपने कर्मों पे अभी से काम करना शुरू करें। स्टार्ट वर्किंग ऑन सोल लेवल, अपने सोल लेवल पे काम करें। क्योंकि हर एक को लगता है ना कि अरे एक ही ज़िंदगी है, जैसे मर्जी दूसरों का फ़ायदा उठाओ, ये करो। बहुत सारे गलत काम लोग करते हैं, तो सब छोड़ दें, क्योंककि जो सच्चा होगा, जो प्रभु शरण में होगा, बस वही बचेगा। अभी आपने कहा कि 800 करोड़, जैसे हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग रहते हैं, 64-65 करोड़, यानी कि तकरीबन ये 800, हाँ, 8 अरब, राइट। हाँ 8% लोग रह जाएंगे। हाँ, और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है प्रकृति में। ये प्रकृति में बदलाव है, ये हमारे देश की बात नहीं है, इट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब, एवरीवेयर। पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा और विनाश का वो रूप दिखेगा, जो जिसे दुनिया इतने सालों से आप सुनते आ रहे हैं, प्रलय आएगी, प्रलय आएगी। प्रलय और क्या होती है? यही प्रलय है। कभी कहीं वॉर्स हो रहे हैं, कभी कहीं वॉर्स हो रहे हैं, और लोग मर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। अब पूरा का पूरा जब एयर इंडिया प्लेन क्रैश हुआ, तो कितने सारे लोग एक साथ मर गए। बिल्कुल। सो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स।
और नॉट इवन कि जहाँ प्लेन क्रैश हुआ, जहाँ पे वो क्रैश हुआ, जहाँ पे खाना खा रहे थे, मैस थी, वहाँ पे भी लोग मरे, जो बैठे बैठे लोग मर गए। देखिए उनको तो ये भी नहीं था कि वो तो नॉर्मल खाना खाने गए हैं बेसिकली। और देख रहे हैं हम हर साल हर जगह पे ही कहीं ना कहीं झगड़े हो ही रहे हैं। पहले बिल्कुल सीरिया में चल रहे थे, गल्फ कंट्री के चल रहे थे, अब यूक्रेन चल रहा है, इसराइल का आ गया, ये कहीं ना कहीं यूएन और आई मीन जो है यूएसए, और ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें कर रहे हैं। जी। तो मैम काफ़ी आपने मतलब हॉरर प्रेडिक्शन करी है बेसिकली, मेरा मकसद बिल्कुल हॉरर प्रिडिक्शन का नहीं है। पर आपने सच बोला। मेरा जो मेन मकसद है वो बस यही है कि अपने कर्मों को अच्छा रखें, अपने सोल लेवल पे काम करें, और जितना हो सके प्रभु शरण में रहें, और बस अच्छे कर्म करें। मैं यही कहूँगी, जितना भी लोगों को चीट करना या धोखाधड़ी या एक दूसरे को परेशान करना, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। जो भी आपके करीबी हैं, जिनसे आपने बहुत दिनों से बात नहीं करी है, या किसी बात पे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, झगड़ा है, मैं तो यही कहूँगी कि मिलें, बैठें साथ में, क्योंकि लाइफ का किसी को नहीं पता, लाइफ का किसी को लाइफ नहीं इज़ पता टू शॉर्ट। कल को क्या हो जाए। जी बहुत। और मैम ये चीज़ ना वही जान सकता है जिसने अपना कोई खोया है, सडन कोई खोया है। जी मैम हमने आज के पॉडकास्ट में काफ़ी चीज़ क्लियर करी, काफ़ी चीज़ कवर करी, चाहे वो देश हो, चाहे वो हमारी पॉलिटिक्स हो, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो क्लाइमेट हो, डिजास्टर्स हो, और क्राइसिस को लेके हमने फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके कहा। और अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। कोविड तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था, जो हम कोविड से डर गए थे बहुत कोविड लोग। तो दैट वाज जस्ट द हाँ बिगिनिंग। वो तो इरा शुरू हुआ था ना, वो मैं हाँ। बता रही हूँ ना, साइकिल शुरू हुई थी। एक साइकिल है जो राइट। 2020 से शुरू हुई है। तो मैम आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आने वाले वक्त के लिए, सब चीज़ों के लिए मैं जानना चाहूँगा आपसे प्लीज़। मैंने बीच बीच में बहुत सारे एडवाइजेस देने की कोशिश करी। सबसे पहली बात तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अगर आप भगवान से जुड़े रहेंगे, अगर आप किसी को धोखा नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जितना स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और जितना अपने धर्म को निभाएंगे। देखिए, धर्म से यहाँ मेरा बिल्कुल रिलीजन मतलब नहीं है कि आपका रिलीजन क्या है, क्योंकि रिलीजन तो सब यहाँ आके ही बने। धर्म से मतलब है आपका कर्म, आपका जो धर्म है, जो आपको करना है। सपोज़ आपका धर्म एक अच्छा बेटा बनने का है तो वो धर्म अदा करें। अगर आपका धर्म एक अच्छा पति बनने का है तो वो अपना धर्म अच्छे से अदा करें। अपने जो कर्म करते हैं अपने ऑफिस से रिलेटेड, या अपनी घर गृहस्थी को चलाने से रिलेटेड, वो सब अच्छे तरीके से करें। और प्रैक्टिकल लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो जो मैंने पहले भी बोला था, कीप सम फिज़िकल गोल्ड एट होम, कीप सम कैश रेडी कैश एट होम, जिससे जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। और जो लोग भी भगवान से जुड़े रहेंगे, भगवान की शरण में रहेंगे, बस वही बचेंगे। तो इसलिए अच्छे कर्म करिए और अच्छा जीवन जीने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे इस पॉडकास्ट के अंदर। आई होप कि सब लोग इस चीज़ को फॉलो करें, और कोई अपने जो लोग हैं उनको ना खोएं, अच्छा जीवन अगर मिले, जो चीज़ें अच्छी करें। बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि बेस्ट हो हमारे साथ और हमारे प्रियजनों के साथ, सबके साथ। और देश दुनिया में जो मुसीबत है, जो ये समय आया है विनाश का या मुसीबत का, वो जल्द से जल्द टल जाए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच।